नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 एफएम और कार्यक्रम है वसुंधरा। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं वो किसानों के बीच में काम करती हैं और किसानों के साथ न केवल उनकी समस्याओं के समाधान के लिए बल्कि कृषि के क्षेत्र में कैसे लाभकारी हो सकती है कृषि, इस पर वो काम कर रही हैं। और यानी वसुंधरा के संचयन और उसके संवर्धन की दिशा में आप कार्यरत हैं। आप हैं संध्या सिंह जी, जो कि जौनपुर से आई हैं और जौनपुर में आप धर्मापुर कृषक प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का संचालन करती हैं, जिससे बहुत से किसान जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। किसानों के संगठित होने की बहुत आवश्यकता है देश में, क्योंकि छोटी जोत के किसानों के लिए अपने काम को करना, अपने उत्पादन का बाजार ढूंढना और जो उत्पाद है उसके प्रसंस्करण करना, उसकी ब्रांडिंग करना, उसको पैकेज करना और उसको लोगों तक पहुंचाना ताकि ज़्यादा लाभ उनको प्राप्त हो सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इस काम का जिम्मा संध्या जी ने उठाया। संध्या जी, ये कैसे आप इस कार्य से जुड़ी कि आप इतने 3 दशक से ज़्यादा आपका काम हो गया, आप किसानों के बीच में काम कर रही हैं। किसानों के साथ काम करने का अवधारणा कैसे विकसित हुई? मैं जनपद जो मऊ की हमारी जन्मस्थली है और हमारी शादी आजमगढ़ जिस जनपद में हुई, वहीं पे जब एनएसएस कैंप से थोड़ा सा सामाजिक समझ हमको कि मतलब हम इंसान हैं और इंसान है तो खाली अपनी परिवार की जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, एक सामाजिक कार्यों में थोड़ी रुचि बढ़ी। एनएसएस कैंप की बात कर रही हैं, यानी राष्ट्रीय सेवा योजना जी, जो कि भारत सरकार के युवा खेल कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको विस्तार दिया जा रहा है। पूरे देश में ये कैंपेन चलाई जाती है। इसका एक अलग कार्यक्रम है जो विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, कॉलेजेस में इसके कैंप होते हैं, उसमें आपने ज्वाइन हाँ, किया। मुझे मतलब एक सामाजिक समझ विकसित हुई कि हमारा परिवार ही नहीं, परिवार से देश की, गांव की जिम्मेदारियां भी कुछ अपनी होती हैं। फिर वही हमारा परिचय जो है शादी के बाद, हमारी शादी हाई स्कूल के बाद हुई और हमने शादी के बाद एमए बीए किया। तो बीए में ही हमारा परिचय कमला सिंह तरकश से हुई और वो एसएसजी का काम करते थे, जो नाबार्ड जिसको देख रेख करती थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी। हाँ, स्वयं सहायता समूह, जिसका प्रमोटर थे जन सेवा आश्रम संस्थान थी। तो मेरा परिचय वहाँ पे हुआ और उसमें एक लोकल मतलब मूलभूत आवश्यकताएं और जो हमारे देश की ज़रूरत मुझे समझ में आई और हमने समझा कि भारत क्या है। और आज उस समय मुझे समझ में आया कि बहुत मतलब कितना उनके बीच समस्याएं हैं, जागरूकता का अभाव, जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव किसानों के बीच में, खास और करके ग्रामीण क्षेत्रों में। किसानों की बात तो होती है, लेकिन सच्चाई है कि किसान का नाम आता है, मर्दों का नाम, पुरुष का नाम, लेकिन आधा से ज़्यादा भागीदारी भाई साहब उसमें महिलाओं की है। कुल मिलाकर जो कृषि कार्य है उसमें जो मातृशक्ति है, यानी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी भागीदारी बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं। लेकिन ये जो शब्द है किसान, ऐसा लगता है सब पुरुष वर्ग है, ऐसा लगता है। पुरुष वर्ग है नहीं, यही है। ऑफिसों में जाने के बाद जमीन उनके नाम होती नहीं है तो कोई योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। लेकिन आप गाँव में आज की डेट में चले जाएं तो आधा मतलब अगर 100 परिवार का गांव है तो उसमें आपको 25 परिवार हो सकता है कि बेरोजगारी वगैरह के कारण कोई न गया हो, नहीं तो आदमी बाहर कमाने के लिए परदेश हैं। तो बीज से लेकर के उनका मड़ाई कटाई जो भी हो महिलाएं करती हैं, लेकिन वो ऑफिस में नहीं जा सकती हैं क्योंकि उनके नाम जमीन नहीं, उनके ससुर के नाम है, उनके पति के नाम है। तो ये मतलब ये सब चीज़ें विडम्बनाएं हम लोग मुझे खलती थी कि मतलब मायके में रहो तो पति भाई और पिता, और ससुराल में आओ तो ससुर और पति, तो हम कहाँ हैं, अपनी पहचान नहीं बनती। एक मतलब ये भी बात वो होता था। इसके बीच स्वयं सहायता समूह के बीच, स्वयं सहायता समूह भारत सरकार की ऐसी योजना है कि आम आदमी के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सबसे बड़ा स्वाभिमान अपना खुद का वो उसके अंदर डेवलप होता है। ये महसूस हुआ और लगा कि ये बहुत अच्छी, मतलब जैसे होता है ना कि एक चाबी मिल जाना, मुझे स्वयं सहायता समूह के रूप में वो चाबी मिली और जिससे कि मतलब ज़मीन से चल कर के एक छोटे से गांव में, बम्हा और खिरिया काजा मेरा छोटा सा गांव है, और गांव की पहली लड़की मैं की अपने गांव से, डीसीएस के मऊ जनपद से। और फिर उस समूह के जरिए आज आप वसुंधरा जय घोष इस स्टूडियो में आपने मुझे बुलाया। बिल्कुल, आपका स्वागत है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि हमारे देश में जो मातृशक्ति है उनका योगदान
हमारे परिवारों में, हमारे गांव के विकास में, बच्चों के परवरिश में, उनको एक व्यक्तित्व के तौर पर विकसित करने में बड़ी भूमिका होती है। लेकिन वास्तव में उनको जो सम्मान, जो स्थान, जो उनका अधिकार, जो उनका महत्व मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिला। और ये वास्तव में ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, जिस पर सरकार का भी ध्यान बहुत देर में गया, और जब गया उस पर कई सारी नीतियां बनाई गई हैं जिनको अब ज़मीनी तौर पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें अगर माताएं बहनें उसमें आगे आती हैं, उनके नाम पर रजिस्ट्री हो तो उसमें विशेष छूट दी जा रही है, या उनके आगे आने पर उनको लाभ दिया जा रहा है। ग्रामीण आजीविका मिशन की जो योजनाएं हैं उसमें मातृशक्ति के जुड़ने पर प्राथमिकता दी जा रही है कि सरकार की सारी योजनाएं उनको प्राथमिक स्तर पर दी जाएंगी, और उनको सहभागिता और सहयोग बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद अभी भी बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं उसका लाभ नहीं उठा पा रही हैं। हाँ, आपका अनुभव क्या है? हाँ, अब वो नहीं, अब जहाँ की गांव में पहली लड़की मैं, तो आज तो मतलब बहुत सी लड़कियां बहुत सी लड़कियां आगे आ रही हैं। अब मेरा मतलब उदाहरण दिया जाता है कि देखो संध्या भी, तो नहीं तो लोग मजाक उड़ाते थे कि लो जो सबसे बड़ी तो जो ये जातिगत विडंबना हमारे यहाँ है, भेदभाव उसको रहता है, बहुत हमने फेस फेस किया करना कि पड़ता है। क्षत्रिय परिवार की लड़की होकर के और इस तरह के बस्तियों में जाना, बात करना। लेकिन आज वही लोग उदाहरण देते हैं कि भी वो भी तो लड़की हैं, वो भी तो अपनी पहचान बनाई हैं। और इस समय 10 से 12 हज़ार बहनों में बुजुर्ग भी हैं, जो है पढ़ी लिखी भी हैं, बच्चियां भी हैं। मतलब एक गांव में अगर कोई लड़की लगता है कि गरीब परिवार से या उसको सुविधा नहीं मिल रही है, तो वहाँ पता नहीं क्यों अपने आप मतलब मन करता है। हाँ, और कोशिश होती है। और आज मुझे खुशी हो रही है कि डर तो लगता था, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन आज पहले स्वयं सहायता समूह उसमें जो खेती में रुचि लेती थी ऐसी महिलाओं को जोड़ करके जो है हमने एफपीओ जो नाबार्ड का प्रोड्यूस फंड के तहत बना, तो 2016 में 15 में पास हुआ, 16 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। आज उन महिलाओं को हमने जो कृषि से जुड़ी थी, छोटे मोटे खेत थे, नहीं भी थे, लेकिन उनकी रुचि होती थी, ऐसे हम करीब करीब अपने शेयर धारक इस समय 900 महिलाएं हमारी 900 महिलाएं आपके एफपीओ में हैं। एफपीओ का गठन 2016 में आपने किया। उससे पहले आप नाबार्ड के जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके निर्माण करना, उनको संचालित करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनको प्रोत्साहित करना, और उनको थोड़ा अपने गांव की तमाम तरह की बंदिशों से थोड़ा बाहर निकालना, और नए अनुभव, नए ज्ञान, नए लोगों से मिलना, और नए तौर तरीके जो दुनिया के हैं उनको सीखना का अवसर उनको प्राप्त हुआ। और सामूहिक रूप से तो मैं नहीं कह सकती कि मैं सफल हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ठेला खुमचा, वो छोटी छोटी दुकानें साग की सब्जी की, मुझे बहुत ही खुशी। हमने शायद मोबाइल पे भी शेयर किया था कि एक महिला 2006 में मुझसे मिली थी और 5,000 रुपया लेकर के उन्होंने, ऐसे बहुत परेशान थी, तो हमने कहा कि CCL का पैसा लेके कुछ रोजगार शुरू करो। तो मेहनत तो उसकी थी, लेकिन मेरे सुझाव को मानी, 5,000 रुपया से स्टार्टिंग की। आज उसका एक बिस्वा या मंडा जो भी बोला जाता हो, मतलब होटल चला के, वो ढाबा चला करके आज वो महिला फर्स्ट क्लास, मतलब समझिए कि 50-60 लाख के स्थिति में वो मकान और वो अन्य दुकानें और वो होटल भी। हमने कहा कि अब बंद कर दो, नहीं मैडम जी, इसी से तो हम आगे बढ़े, इसलिए मैं इसको बंद नहीं। तो ये खुशी होती है कि मतलब जहाँ पे होता था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं आएंगी, आज मेरे द्वारा बनाए गए समूह और थोड़ी सी बस वही बाहर निकलना, मीटिंग बैठक, अब मैनेजर से जाके पूरे मतलब बात करती हैं लोग, कहती हैं लोग, मैडम जी हम लोग, पहले डरती थी जो महिला, आज बड़े कॉन्फिडेंस से कहती, मैडम जी हम मैनेजर से बात करनी है आज। और तो ये खुशी होती है, अच्छा लगता है कि महिलाएं निकल रही हैं। और कृषि के विषय में तो मेरा अनुभव आत्मा प्रोजेक्ट भारत सरकार की है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें जाने पे जो किसानों का दुख दर्द समझ में आया, तो मैं वो लाइन सोइंग, खेत में घुसना, मेरा खेत तो नहीं, लेकिन किसानों के बीच जा कर के उनके साथ साथ ट्रेनिंग देते थे, बताते जो फार्म स्कूल वगैरह वगैरह योजना है। तो उस समय मेरे मन में ये सवाल उठता था कि काश कि किसान संगठित होते और उनका अदर कोई वस्तु बनाती है कंपनी, तो उसका रेट वो तय करती है, कितना मेहनत, कितना लागत और कितना प्रॉफिट हुआ। लेकिन किसान इतना धूप, बरसात और इतना समय, इतनी ऊर्जा, बिजाई करने के बाद भी भगवान भरोसा होता है कि मौसम ठीक हुआ तब तो फसल घर में गई, नहीं तो
वो भी गई, वो भी नुकसान गई। हो गया। उसके बाद भी सरकार जो है उसका रेट तय करती है। काश कि कोई ऐसा मंच होता कि किसान अपने सामान को रखते बनिया, और भी ज़रूरत पे जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो औने पौने दाम में निकाल देता है। तो काश कोई ऐसा मंच होता कि ज़रूरत उनकी पूरी हो जाती, वो स्टोर रहता, जब अच्छा दाम होता तो निकाला। ये दिमाग में बहुत चलता था। संजोग से ये मौका मिला नाबार्ड का, तो मुझे अच्छा लगा। हालांकि मैं पहले तो सोची कि कोई प्रोजेक्ट होगा, तो ये भी उस तरह से, लेकिन जब मैं 1 साल उसमें मतलब धीरे धीरे समझने में धीरे लगाया। ट्रेनिंग, तो लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा मंच है, इसका तो अगर सही उपयोग हो। और ये सही बात है, आज मैं ये कह सकती हूँ कि इतना सुंदर आज जो परिस्थितियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ और जो जहर बिक रहा है, जो वातावरण, सेहत, मतलब सबके लिए आने, मतलब ये मुझे खुशी इस बात की है कि चाहे एफपीओ के जरिए या जिस वजह से मंचों तक आप जैसे लोग इसकी बात करने लगे, चर्चा होने लगी कि नहीं, ज़मीन को बचाना है तो रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना होगा। ये हम लोग रोने की स्थिति आती थी कि इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। ये बहुत आज महत्वपूर्ण बात आपने कही है। ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कृषक उत्पादक समूह या संघ, ये एक कंपनी होती है जिसमें कि बहुत से किसान मिल करके काम करते हैं। जो मानदंड हैं वो पहाड़ों के लिए अलग हैं, मैदानी इलाकों के लिए अलग हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में भी न्यूनतम 300 किसानों को जोड़ करके एक एफपीओ गठित किया जा सकता है। ये एफपीओ में 5 निदेशक और 5 प्रमोटर्स होते हैं और इस तरह से इसका गठन किया जाता है। और इसमें जितने भी किसान हैं वो सब इसके निवेशक होते हैं। सब उसमें 1,000, 2,000 या उससे ज़्यादा भी धनराशि जोड़ सकते हैं। पहले के जो मानदंड थे उसमें एफपीओ को उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं, लेकिन भारत सरकार ने जो 10,000 एफपीओ का मानदंड बनाया है उनमें 3 वर्ष तक जो सीईओ हैं और अकाउंटेंट हैं उनकी जो सैलरी है वो भी सरकार पे करती है। और इनको गठित करने की प्रक्रिया में जो जानकारियां किसानों को न हों उनको देने के लिए एक सीबीबीओ ऑर्गेनाइजेशन गठित की गई जो उसको जानकारियां देती है। और साथ में जब आप इसकी शुरुआत करते हैं तो इसके पंजीकरण से लेकर के आपके कार्यालय के स्थापना और उसके संचालन के लिए उसका किराया भी सरकार देती है। ये प्रावधान है उन 10,000 एफपीओ के लिए जिनको इस लाभ से लाभान्वित होकर किसानों को संगठित करना, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करना और उन परिणामों को प्राप्त करते हुए अपनी मलकियत यानी खुद वो मालिक हैं और निदेशक कभी भी बदले जा सकते हैं। जो दायित्व से जुड़े होंगे उनका हित सभी किसानों का हित है और सबका ध्यान रखें, ऐसा काम करें। ये है एफपीओ। और ये एफपीओ अपने आप में कंपनी के स्वरूप में होंगे। वो एफपीओ चाहे अपने किसानों के उत्पादों को खरीद करके उनको अपने पास संग्रहित करके प्रसंस्करण करके विक्रय करे, अथवा वो दूसरी कंपनियों के कृषि इनपुट को खरीद करके और थोक भाव में अपने किसानों को उपलब्ध कराए, दोनों काम करते हैं। लेकिन इसमें व्यवहारिक चुनौतियां क्या हैं, इस सब के बारे में संध्या जी से बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 7 साल का यात्रा उसमें की है और उसमें बहुत से अनुभव आपने बटोरे हैं। लेकिन एक छोटी से अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मैं हूं राधेश्याम दीक्षित। कार्यक्रम है वसुंधरा और हमारी मेहमान हैं संध्या सिंह जी, जो कि सीधे जौनपुर से आई हैं। वहाँ ये इनकी कर्मस्थली है, जन्मस्थली मऊ है। ये बहुत महत्वपूर्ण जनपद माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के अनेक अन्य कारणों से। वहाँ की जो कृषि है वो बड़ी उपजाऊ है। वहाँ पर ख़ास तरह के जो फसलें हैं उनका बड़ा नाम रहता है और उनकी चर्चा भी रहती है। और वहाँ के जो कृषि में कार्यरत किसान हैं कुछ हिस्सों में तो बहुत संपन्न होते हैं, लेकिन अधिकांश जो छोटी जोत के किसान हैं वो बहुत कष्टप्रद जीवन जी रहे हैं। उनको बड़ी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो संध्या जी, जब एफपीओ आपने गठित किया तो उसमें किस तरह की चुनौतियां आपको सामने आई? एफपीओ एक तो नया विषय था और किसानों को संगठित करना उनका, अब पहले तो हर समय मिलेंगे नहीं, सुबह शाम चले जाओ तो खेत में ही हो रहेंगे अगर खेती से सच में जुड़े हुए हैं तो, जो परदेश वाले हैं परदेश। लेकिन संजोग से कुछ किसान भाई बात को समझे और वो एसएसजी होने से उनके बीच आने जाने से थोड़ा सा परिचय भी था कि ये लोग अच्छे हैं। इतना उन लोग को भरोसा था और अभी भी है कि मतलब ये मेरा नुकसान नहीं करेंगे, फायदा भले ना हो लेकिन जानकारी जो है सही। किसानों के बीच में ये विश्वास जमाना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए सरकार की बहुत सी योजनाएं अपने लक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाती। जी।
तो उनके बीच जा कर के और फिर बात चर्चा कि ये चीज़ है, हम लोग करना चाह रहे हैं, अगर आप लोग सहयोग करें, रुचि लें। तो 5 जो आपने कहा कि शुरुआत में 10 लोग अनिवार्य होते हैं, तो 5 महिला और 5 पुरुष। लेकिन मेरी कोशिश रही सब चीज़ों का, जो पूर्व का अनुभव था कि बड़े लोगों के लिए तो कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है, कहीं न कहीं या तो वो जागरूक होते हैं, या तो सक्षम होते हैं, या तो सरकारी विभाग वाले खुद उनको संपर्क में होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है महिला और जो छोटे जोत के किसान 1 बीघा 2 बीघे वाले होते हैं। अब वो अगर थोड़ा हुआ भी तो खाने के लिए कुछ रखना होता है और वो मार्केट तक नहीं जा पाते। उनका बिचौलिया कहिए या बनिया कहिए, ज़्यादा मिसयूज या फिर दुरुपयोग होता है, वो सही मूल्य नहीं पा पाते। मेरा जो रजिस्ट्रेशन में तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं कहूँगी मैं, जो भी बात रहती थी हमने भी जो व्यवहारिक सिस्टम है भारत सरकार का ऑफिसों का, उससे कोई सब लोग चिर परिचित हैं थोड़े बहुत। तो जो मैं बात रखती थी सीधा कि ये ऐसा है भैया, अगर तुमको मान्य हो तो कागज़ देना, नहीं तो मत देना, चाहे वो आत्मा प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी XYZ हो। तो और देखो, अगर लाइन से करोगे, थोड़ा भी गड़बड़ नहीं करोगे तो समझ लो कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये एक व्यवहारिक दिक्कत सरकार की योजनाओं के साथ अनुभव में आई है। इसको रिकॉर्ड पर भी लिया गया है सरकार के दस्तावेजों में, जिसमें किसानों के बीच में बहुत से ऐसे बिचौलिए भी आते हैं जिनको दलाल के रूप में कहते हैं, और वो किसानों का दोहन करते हैं। इससे किसानों में एक भय देखा गया है, इससे उनको व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। इसलिए अपने मूलभूत दस्तावेजों को देने से पहले उनके अंदर बहुत डर रहता है, और उस डर को दूर करने के लिए इन्होंने स्पष्टता के साथ काम किया, तो उसका परिणाम आपको मिला और किसानों ने भरोसा किया। बिल्कुल, आज भी मैं फ़ोन पे अगर नाम नंबर या कुछ मांग दूँ तो कोई कहीं से वो नहीं आता, लेकिन इसका मैं ध्यान देती हूँ कि अगर उनका लेती भी हूँ तो भाई देखो ये चीज़ है, इतना लग रहा है, अगर समझ में आओ तो दो, नहीं तो मतलब इस योजना का फ़ायदा उठाओ। तो ये विश्वसनीयता हमने बनाया उनके बीच। और ये आज की स्थिति में FPO अगर भारत कृषि प्रधान देश है जो कहा जाता है, तो सबसे बड़ा चीज़ मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शक भाइयों से, बहनों से, कि हम डॉक्टर को जितना पैसे देते हैं रोग के रूप में आज मिल रहा है हम लोगों को, ये खाली बड़े बड़े ब्रांडों की देन है, जो बचपन से मैं देखती आ रही हूँ। ज़रूरत है कि हम FPO से जुड़ कर के, और यही बात मैं फील्ड में भी जाती हूँ तो उन लोगों को गिना देती हूँ कि आप बताओ 30 साल पहले कि आपको ब्लड प्रेशर था, इतना शुगर था, ऐसा तो है नहीं कि ये हमारी बीमारी नहीं है या शरीर में नहीं होता है, तो नेचुरली है, बस उम्र के साथ और खान पीन की वजह से वो अप डाउन होता है। तो बड़े जल्दी उसको मतलब वो लोग समझ लेती हैं और हाँ पे उतर आती हैं। तो मुझे FPO बनाने में और कागजी तो मुझे कोई दिक्कत कहीं से नहीं आई। विभागों से जैसे बीज लाइसेंस, खाद वगैरह वगैरह जो भी होता है, जंग भी लड़नी पड़ी कहीं। मैं ये मन से खुले तौर पे कह सकती हूँ कि 1 रुपया भी मुझे कहीं कोई लेन देन इस तरह का वो नहीं हुआ जो आज मैं यहाँ फेस कर रही हूँ। हाँ, जो आपने कहा बिचौलिए, वाकई में बिचौलिए कहूँ या बड़ी बड़ी कंपनियां कहूँ या हमारे ही लोग जो बड़ी बड़ी किसी लाभ के क्या कहते हैं उसे, होल सेलर, होल डिस्ट्रीब्यूटर, इन लोगों ने, तो मैं आपको अपना व्यवहारिक अनुभव बता रही हूँ कि 65,000 से मैं इनपुट की दुकान शुरू की, और जितना सामान वो सल्फर, जिंक, क्या क्या सब चीज़ें आता है मुझे पता, मैं तो देखती थी कि भाई वही नाम है, वही कलर है, वही चीज़ें हैं, मैं उठा के लाती थी। और जब जिम्मेदार आदमी आया जो BSc AG किया था और थोड़ा सा इन सब चीज़ों को जानते थे, वो आए तो बताइए तो सब नकली है। ये किसानों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बाज़ार में ऐसे बहुत से उत्पाद जो उनकी उपज को बढ़ावा देने का दावा करते हैं, बिकते हैं, और उससे किसान ठगे जाते हैं। तो किसानों की जागरूकता ही इसका उपाय है। कृषि के अधिकारी अक्सर छापेमारी करते हैं, लेकिन जितना तंत्र है वो उतना पर्याप्त नहीं हो पाता, और कई बार उनमें बीच में रास्ते निकालकर कुछ ऐसे लोग किसानों का शोषण करते हैं। और उन किसानों के शोषण को रोका जा सकता है यदि वो संगठित होकर काम करें, यदि वो इस तरह के FPO में एकजुट होंगे, निर्णय करने का राइट उनके पास होगा, अधिकार होगा, और वो अपने हित का ध्यान खुद रखेंगे। तो ये क्या FPO के स्तर पर इसमें कुछ सुधार आपको देखने को मिला? हाँ, मैं अपने पूरे गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हमने जो दुकान पे बैठे हैं उनसे हमने ये कहा है कि पहली बात कि जिसमें हो कि ज़्यादा प्रॉफिट है
वो सामान छूना नहीं। और जो दुकान पे दाम को लेके भी कम है ज़्यादा है तो हम कह देते हैं कि भाई देखो अगर नकली लेना हो तो जाके कहीं और ले लो, और अगर रेट की बात करोगे तो फिर वही होगा। और यहाँ महंगा भले मिल जाएगा लेकिन हम कंपनी नहीं बदलेंगे, जो जैसे है शुद्धता, हाँ शुद्धता सही की मैं चीज़ है। गारंटी लेती हूँ। अगर कहीं से दिक्कत हो तो आप हमारे यहाँ शिकायत कर सकते हो। और इनपुट का है देहात एक एजेंसी है, और एक इफ़को। लेकिन उसके बाद भी हमारा वर्मी कंपोस्ट वहाँ पे 1 किलो से लेकर के 50 किलो बोरी तक का रखा है। पहले कोई भी आता है कोई किसान तो हम कहें भैया जहर खरीदने से पहले इसको ले जाओ, 1 बीघा में करो, 1 मंडा में करो, अपने लिए करो, और नहीं हो इसको भी आप दूसरे में करो। तो ये मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक। और भी हम कहते हैं कि आप कंपनी का मत लो, हमारा भी मत लो, खुद बनाओ, खुद गैया एक पाल लो। ज़रूरत हो तो हमारी जो बृहद गौशाला है, अगर आपको नहीं मिलता तो हमारे यहाँ से एक आप लेते आओ। तो कोशिश है कि जहर तो दे रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ प्रयास होता है बदल कि सके। हाँ हम प्राकृतिक खेती पे उतरे, और हो रहे हैं लोग, आगे बढ़ रहे हैं लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को स्वीकार किया है, क्योंकि जो अभी तक एनपीके पद्धति से आप खेती कर रहे थे उन किसानों की पहली तो उपज बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे कीटनाशकों के बढ़ते प्रभाव और रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते प्रभाव के कारण जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो खराब हुआ, और उसमें उपज जो होती है उसमें भी पोषक तत्वों की मात्रा कम होने से नुकसान हुआ, और साथ में इसमें लागत भी किसानों की ज़्यादा लगी। तो ये अब जागरूकता है, इस पर भी हम बात करेंगे, और कितना लाभ हुआ है बुनियादी तौर पर, और सरकार कितना सहयोग दे पाई है किसानों को, और किसानों को क्या अपेक्षा है सरकार से, इस पर भी बात करेंगे संध्या जी से, लेकिन एक छोटे से अल्प विराम के बाद। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और देख रहे हैं हमारा चैनल जय घोष 107.8 FM। लगातार बहुत से कार्यक्रम आपके बीच लेकर आते हैं, लेकिन अभी बात हो रही है वसुंधरा की। मैं हूं राधेश्याम दीक्षित, हमारे साथ हैं संध्या सिंह जी, जो कि एक FPO का संचालन कर रही हैं, किसानों को लाभ दिलवाने के लिए संघर्षरत हैं और बुनियादी तौर पर बदलाव की कोशिश में हैं। तो संध्या जी, अभी आपने प्राकृतिक खेती अपना ली, साथ में बहुत से उत्पाद बना रही हैं, कितना लाभकारी आपको दिखा है अभी ये सारा प्रयास, और किसानों की जागृति का कितना लाभ दिखा है, और किसानों को अभी भी जागरूकता प्राप्त करने में क्या व्यवहारिक चुनौतियाँ आपको देखने को मिल रही? देखिए लाभ तो दिखा, और जागरूकता भी बढ़ी है। जहाँ लोग नाम लेने, यही केवीके की मैं बात कर रही हूँ, मुझसे करीब करीब 10-12 केवीके संपर्क में हैं। केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र, जो तकरीबन पूरे देश में 750 के आसपास हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में, उसके संयोजन में संचालित होते हैं। लेकिन ये सभी केवीके एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्यरत हैं। वो कुछ केवीके जो है वो स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा संचालित हैं, तो कुछ अलग अलग शिक्षण संस्थानों के द्वारा, तो कुछ ऐसे भी हैं जो सीधे ICAR के जो संस्थान हैं उनके द्वारा संचालित हैं। आप उनकी बात कर रहे हैं। जी, मैं उस केवीके की बात, और कहीं ना कहीं मैंने बहुत कुछ सीखा है उन लोगों से। 2006 से जुड़ी, और वही केवीके के वैज्ञानिक कहते थे कि ये जर्सी गाय और नहीं ऑर्गेनिक, अरे मैडम आप लोग ये क्या बात करती हैं। आज वही लोग घन जीवामृत, बीजामृत का हमने एक पोस्ट भी डाला था, प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण हाँ, और आपने कहा कि कृषक का अपेक्षा, किसानों की अपेक्षा, तो मैं अपने किसान भाइयों की तरफ से ये सरकार से, किसान भाई यही अपेक्षा करते हैं, और मीटिंग बैठक में ये निकल करके आई है बात, कि जिस तरह से DAP और यूरिया पे सरकार सब्सिडी दे रही है, तो अगर 2 बोरा पे ही कर देती कि एक सब्सिडी फ्री में ये गौशालाओं की बढ़िया खादें, मानक हो उसको, ऐसा नहीं कि जो मर्जी हो। तो ये मुझे लगता है कि जो कर फाल लोकल और जो प्राकृतिक की बात हमारे मोदी जी कर रहे हैं, ये तो बहुत ही मतलब आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि कम से कम देश का प्रधानमंत्री इस विषय को समझे और राष्ट्रीय स्तर पे बात रख रहे हैं। तो इससे महिलाएं भी प्रभावित हैं कि हम अपना आपका तो आपने एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे देखा ही है, जब हम लोग वहाँ आए थे मलिहाबाद में, महिलाओं ने जाकर के बनाया, और 4-6 महिलाएं आज लगातार बड़ी जो सब्जी में बनता है, और एकदम नेचुरल ढंग से, उसमें कोई केमिकल्स नहीं डाले जाते हैं, और अचार, हर तरह के अचार। और इस बार मैं कह सकती हूँ आपसे कि सिरका, मतलब 1 कुंटल सिरका स्पेशली उसी लिए बनाया ही गया है कि हम उसमें एसिड न डाल करके सिरका प्राकृतिक तरीके से जी बनाएं। जी। हमारे भारत के गांव में असीमित क्षमताएं हैं, जो अपनी आजीविका के लिए, अपने दिनचर्या के व्यवस्थित उपयोग के जरिए
अपने लाभ बढ़ाने के लिए और साथ में अपने व्यर्थ होने वाले समय का सदुपयोग करके अपने परिवार की प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और साथ ही बहुत से ऐसे साधन जुटा सकते हैं जो न केवल उनकी अलग पहचान बनाएंगे बल्कि अपनी आर्थिक उन्नति भी करेंगे और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन करके अपनी प्रतिष्ठा भी कायम कर सकते हैं। और ये मातृशक्तियाँ कर सकती हैं, उन पर भरोसे की ज़रूरत है, उन्हें सहयोग देने की ज़रूरत है। और आज तो भारत सरकार की जो ग्रामीण आजीविका मिशन की योजना है वो अपने आप में एक हमकदम योजना है और उसका बहुत लाभ महिलाओं ने लिया है। सामान्य तौर पर ये देखा गया है, जो रिकॉर्ड्स बताते हैं, जो परिस्थितियाँ बताती हैं कि अमूमन हर गांव में ऐसे 10 तक समूह बने हुए हैं और उनको संगठित होना है, विलेज लेवल संगठन पर और एफपीओ के साथ जुड़ना है, काम करना है ताकि बड़े परिवर्तन की आप वाहक बन सकें और आपका गांव बदले, आपका जीवन बदले, आपका परिवार बदले, आपकी परिस्थिति बदले और आप समाज में एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आगे आएं। तो संध्या जी, इतनी बात करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण। चलते चलते अगर अपनी बहनों को, माताओं को, बेटियों को कोई संदेश अगर आपको देना हो अपने अनुभव से निकाल करके तो आप ज़रूर दें। कोई माहौल घर से ही बनता है और हमको लगता है कि जो मेरा अपना अनुभव है कि घर में ही कहा गया है कि लगत है गोबर फेंकत हो, बाप की तरह गोबरे फेंकी। तो हमें ज़रूरत है कि हम बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो खेती से उबे ना। हम अगर दूसरे जगह जा कर के नौकरी कर सकते हैं तो हम अपने 1 बीघा 2 बीघा अगर खेत है तो एक बच्चा निश्चित है कि अगर हमारे बुजुर्ग इस भाषा का प्रयोग न करें, किसानी को सम्मान की नज़र से देखें, तो किसानी पे ही सारे मुझे लगता है कि बिजनेस है। तो ज़रूरत है कि हमारे मैं विशेषकर अपने माताओं और बहनों को कहना चाहूँगी कि कृषि खेत दिन में एक बार खेत का ज़रूर चक्कर लगाएं। आपको बहुत अच्छा लगा, पौधे भी बात करते हैं, आपको परिवर्तन दिखेगा अपने सेहत में भी और लगाव बढ़ेगा तो निश्चित है कि जो तरक्की होगी और आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक। बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि कृषि एक संस्कृति है, इसीलिए एग्रीकल्चर बोलते हैं, यानी कृषि और कल्चर संस्कृति। तो कृषि की संस्कृति हमारे देश की संस्कृति है और संस्कृति के साथ संस्कारित होना बहुत ज़रूरी है, यानी ज्ञान के साथ में वृद्धि करना और स्वयं की प्रगति करना बहुत ज़रूरी है। कृषि का अपना विज्ञान है, खेती का अपना विज्ञान है, प्रकृति का अपना विज्ञान है। अगर हम उसे जानेंगे तो हम लाभान्वित होंगे, नहीं जानेंगे तो अनजाने कुछ गलतियाँ होती हैं जिनका नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छा, आपके अनुभव को आपने सुना, जाना, समझा। आप भी अपनी खेती के प्रति आपका लगाव बढ़े और वो कृषि उद्यमी के तौर पर आप आगे बढ़ सकें, आपके आर्थिक सामाजिक तरक्की हो, ऐसी हमारी कामना है। नववर्ष की आपको भी और हमारे श्रोताओं और दर्शकों को भी अनंत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही रेडियो जय घोष को प्यार करते रहें, ऐसे देखें, सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना कतई न भूलें और अन्य कार्यक्रमों को भी आप ज़रूर देखें और अपने साथियों को दिखाएं। करते रहें जय घोष। जय